कोई बात नहीं, सिलेबस गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सिलेबस थोड़ा पीछे ही चल रहा था, अच्छा हुआ कि हमें मिल गई 2 क्लास। सर आप पिछली वाली क्लास से आगे पढ़ाओगे इस सेशन में? हाँ बेटा, मैं तो एक्स्ट्रा क्लास लेने की सोच रहा था बेटा, सोच रहा था कि एक्स्ट्रा क्लास लूंगा तो आपका सिलेबस थोड़ा सा आगे करूंगा। हाँ बेटा, ब्लू कट लेंस है, गरीब आदमी हूँ, यही सब कर सकता हूँ। सर हमारे टेस्ट है कल, ऑफलाइन टेस्ट, तो उसका सिलेबस क्या होगा? ये तो मुझे आपसे खुद पता चल रहा है, मुझे टेस्ट का पता नहीं बेटा मुझे। वो टेस्ट नहीं है कल, कोई शेड्यूल आया नहीं अभी। अच्छा, ऑफलाइन का आ रहा है। शेड्यूल मैम ने बताया था जब शुरू होगा। ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कैसा टेस्ट ले रहे हो, शायद वो ऑफलाइन टेस्ट ले रहे होंगे उधर की टीम। हाँ सर, ऑफलाइन दिल्ली में होगा, जिन्होंने फॉर्म में भरा था ये ऑप्शन ऑफलाइन टेस्ट के लिए अटेंड कर सकते हैं नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अच्छी बात है ना, आप जाइए टेस्ट दीजिए, लेकिन सिलेबस एक बार पता कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए सारी चीजें, फिर उसके बाद जाइए। सर मैंने उन मैम को कॉल भी किया था, उन्होंने कॉल बैक किया ही नहीं, ना उठाया, 2 बार किया मैंने। मैडम को ना मैसेज कर दो, जो भी सर आपके मैंने कर रखा है, बहुत देर हो गई। कैसा टेस्ट है यार। सर हमारे भी होते रहते हैं स्कूल में, लेकिन हमारे ऑनलाइन होते हैं सर ये। नहीं अननोन टेस्ट है। इस प्रोग्राम में आपका ऑनलाइन भी टेस्ट है और ऑफलाइन भी टेस्ट है। ऑफलाइन टेस्ट आपका जब लेटर सेशंस होंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, अभी तो ऑफलाइन टेस्ट आपके होंगे, और वो मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, तो मैं बता नहीं सकता कि कब होगा क्या होगा, लेकिन ऑफलाइन टेस्ट भी बहुत होंगे, आपको आना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और लास्ट के जब आप जेईई मेंस का लास्ट का टर्म रहेगा तो उस टाइम थोड़ा सा अमाउंट ऑफ टेस्ट बढ़ जाएगा, ये चीज होगा। लेकिन अभी ऑनलाइन टेस्ट का तो मुझे भी इंफॉर्मेशन नहीं है क्या मामला है। जेईई दिल्ली वाला बैच है ना आपका B03? सर अभी आकांक्षा मैम ने मैसेज किया है सर, वो बोल रही है कि कल ऑफलाइन टेस्ट है। मेरे को तो कोई मैसेज नहीं आया, खाली एक फोन आया था। सर मुझे भी फोन आया था, बता रहे थे भी कल ऑनलाइन टेस्ट है। नहीं, वो कैंसिल होगा, एक ग्रुप में आया है कि होने वाला था, लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। देखो मुझे कंफर्म पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में, 1 मिनट में देख लेता हूँ। सर एक बार आप बात कर लीजिए, मतलब कोऑर्डिनेटर से, कि मतलब कोई टेस्ट है कल, कितने बजे, क्या सिलेबस है। अच्छा बेटा रुको। सर गाइस वैसे ऑनलाइन टेस्ट है, ऑफलाइन मैम ने मना कर दिया। 11B04 का ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट है भाई B03 का पूछना है। हाँ भाई B03 का पूछा है, अभी मैंने आकांक्षा मैडम से पूछा है तो वो कह रही है कि अभी नहीं है, ऑफलाइन नहीं है तुम्हारा, ऑनलाइन है। यार सिर्फ दिल्ली वालों का है? हाँ सिर्फ दिल्ली वालों का है, पंजाब वालों का नहीं है। आप लोग कोई पंजाब। टेस्ट नहीं बेटा। हेलो, यस सर। कोई टेस्ट नहीं है Yes, आपका, sir. अभी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका कोई टेस्ट नहीं है। अच्छा ओके सर। हाँ ठीक है बेटा। सर दिल्ली और पंजाब किसी का नहीं ना? नहीं, किसी का कोई टेस्ट नहीं है। वो कॉल आपकी रॉन्ग कॉल आई थी, लेकिन आपका कोई टेस्ट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ की क्लास। माय नेम इज रहमान।
आई एम योर फिजिक्स टीचर और आज हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन का सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर 7। लेक्चर 7 का आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और हम ग्राफ कवर करेंगे और ग्राफ के साथ साथ हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कवर करेंगे। 11 फिजिक्स का जे सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। डेट ऑफ लेक्चर आपकी कितनी है? 4/1/2025। टॉपिक्स की बात करें तो वेरिएबल एक्सेलरेशन, जिसका दूसरा नाम है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन बोलो चाहे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलो, दोनों एक ही बात है बेटा। तो अब अगर हम बात करें कि और साथ ही साथ रिलेटिव मोशन भी हम देखेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ऑलरेडी देख चुके हो, 1 2 1 2 2, ये आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि रिकॉल कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। अब अभी का अगर मैं आपको रिकॉल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो अभी की क्लास में हमने लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ा था। टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ा था हमने। रिकॉल कॉन्सेप्ट की बात करूं, स्लोप पढ़ा था। टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ा था हमने और स्लोप पढ़ा था हमने, ठीक है। पैराबोलिक कर्व पढ़ा हाँ, था। पैराबोलिक कर्व पढ़ा था हमने, ठीक है। यस सर। और ऐसी कोई बात, ऐसी क्रिटिकल या की पॉइंट वाली बात जिसमें आपको डाउट हो तो ऐसा नहीं था जो मैं आपसे पूछूं? हाँ, बस ये बता दो कि अगर मैं, हाँ ये आप बता दो जरा मुझे, अगर मैं रिकॉल कॉन्सेप्ट में आपसे पूछूं कि यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो उसका एक्सटी ग्राफ का शेप कैसा होगा? स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन सर। एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका वीटी ग्राफ कैसा होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका एटी ग्राफ कैसा होगा? जीरो होएगा। जीरो होगा। तो जीरो बनता है ऐसे, एक्स एक्सिस के अब यहाँ पे भी एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन, किसी भी टाइम पे, टाइम तो बढ़ता जाएगा ना, टाइम थोड़ा ना किसी के लिए रुकने वाला। तो आपका ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस बनेगा, इसको बोलते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर है बात? यस सर। अच्छा, अब Yes, वापस sir. और आप मुझे रिकॉल कॉन्सेप्ट में बताओ कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो अब आप मुझे जरा बताओ कि उसका एक्सटी ग्राफ किस शेप का बनेगा? पैराबोलिक बनेगा। उसका पैराबोलिक बनेगा। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई। एक्चुअल यहाँ पे बात करूं तो एक्स की जगह क्या आना चाहिए? अच्छा, उसका वीटी ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस की स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन दो टाइप की, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस। कौन सी वाली? इंक्लाइंड वाली, एक एक्स एक्सिस वाली। इसकी इक्वेशन बताइए जरा। y equals mx plus c। mx plus c। और अगर हम एटी ग्राफ की बात करें तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में एटी ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? y equals c। y is equal to y c। equals to y पे कौन सी क्वांटिटी है? a। a equals to c। अब यहाँ पे बताओ कि जो आपने इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? इसमें मैक्सिमम पावर कितनी गई है? 2। इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? VT है, क्वाड्रेटिक है, लेकिन डिग्री क्या है? मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे? 1। यहाँ पे डिग्री क्या है? यहाँ पे कोई वेरिएबल है बचा है क्या कि वेरिएबल की वैल्यू पता चल गई हमको? जी 0 सर। तो अब वहां पे वेरिएबल है ही नहीं। जीरो है सर। करेक्ट। हाँ, तो आपने देखा कि जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में बात कर रहे हैं तो जो ग्राफ है हमारा, उसमें इक्वेशंस की डिग्री कैसे कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। नो टेस्ट शेड्यूल का मैसेज आ गया। अब यहाँ पे जब आप यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हो तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द ग्राफ बताना जरा क्या होगा बेटा?
y y equal to c sir. mx प्लस सी, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द ग्राफ बताना। sir, v equals c c equal to mx. यहाँ पे बताना sir तो 0 0 क्या sir. जीरो, क्या जीरो, a हाँ a टाइम equal नहीं to जीरो zero कर sir. देना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिग्री क्या हुई इस इक्वेशन की, 1 यहाँ पे 1 इस इक्वेशन की डिग्री क्या हुई, 0 यहाँ पे इस इक्वेशन की भी डिग्री 0 क्या हुई। आप देख रहे हो xt से vt जाओगे, इक्वेशन ऑफ डिग्री ऑफ द इक्वेशन डिक्रीज हो जाएगी, vt से at जाओगे, इक्वेशन ऑफ द डिग्री ऑफ द इक्वेशन डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे भी xt से vt जाओगे, डिग्री ऑफ द इक्वेशन डिक्रीज हो जाएगी, vt से वापस से at जाओगे तो वो 0 से और क्या ही डिग्री हो सकती है, तो वो 0 की 0 रह जाएगी। ये बात समझ आई कि सारे स्टूडेंट्स को, नई चीज आप लोगों को। yes yes sir. चलो बेटा, अब अगर हम रिकॉल टेस्ट में बात करें, अगर हम आपको रिकॉल टेस्ट में बात करें, तो मैं आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कुछ ऐसा कि आपसे पूछा जाएगा ग्राफ के बारे में, कि आपको ग्राफ को आइडेंटिफाई करना है, आपको ग्राफ को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्राफ है ये, ठीक है, आपको ग्राफ को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्राफ है ये। अब जैसे कि यहाँ पर ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, ये चलो क्वेश्चन नंबर 12 का ये एक्चुअल में रिकॉल टेस्ट है हमारा। तो रिकॉल टेस्ट में आप मुझे बताओ कि पढ़ेगा कोई, क्वेश्चन को जरा पढ़ेंगे कोई, पढ़ो भाई, हाँ पढ़ो बेटा। The velocity time graph of a body moving in a straight line is shown in figure. The ratio आगे of displacement to distance traveled by the body in time 0 to 10 second is. हाँ 0 to 10 सेकंड में आपको रेशियो निकालना है, किसका किसका, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। अच्छा डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, No, sir. No, डिस्प्लेसमेंट No, नेगेटिव sir. हो सकता है क्या। yes sir. Yes, अब sir. यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर वीटी ग्राफ है। अच्छा एक चीज और ग्राफ में हमने बताना भूल गया, बात हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो हम यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि जो एरिया निकलेगा वो वीटी ग्राफ का वो क्या देगा, एरिया भी आपको निकालना है। अगर हम एरिया की बात करें, एक्सटी ग्राफ की एरिया की बात करें, तो हमारे पास ये एक्स हो गया और ये टाइम टी हो गया, और ये कुछ इस तरीके से हमारा ये शेप हो गया ग्राफ का शेप हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को क्लोज करेंगे, ऐसे यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया ग्राफ यहाँ से परपेंडिकुलर। ये कौन सा शेप दिख रहा है बेटा आपको, रेक्टेंगल हो जाएगा। लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ टी हो गई, और ब्रेड्थ यहाँ से यहाँ तक की ब्रेड्थ कितनी हो गई, हाँ, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना बोल दिया मैंने आपको, टी, और ब्रेड्थ कितना हो गया, एक्स। तो एक्स इंटू टी ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम ही है, तो हाँ एक्स क्या है, हाँ डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमको दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम मिल रहा है, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कोई क्वांटिटी होती है क्या, कि कोई क्वांटिटी नहीं है, no sir. Displacement upon time होता है. हाँ इनटू में कोई चीज नहीं होता है। अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास वीटी ग्राफ है और कुछ इस तरीके से मैंने ग्राफ बनाया, अब मैं ग्राफ को थोड़ा क्लोज करता हूं, यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूं, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ग्राफ हो गया। तो आपको ये कौन सा शेप दिख रहा है भाई, हाँ रेक्टेंगल का एरिया बताइए, लेंथ कितनी है, V into T. V into T। सारी बात। अच्छा v इंटू टी एक्चुअल में क्या देगा, अगर ये वेलोसिटी इंटू टाइम होगा, तो आपने पीछे पढ़ा था कि वेलोसिटी इंटू टाइम क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। अगर ये स्पीड इंटू टाइम होगा तब क्या देता है ये, Distance. वेरी गुड, बहुत अच्छी, शाबाश। अब हम बात करते हैं ठीक है बेटा,
अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो निकालना है। अब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव 8, अच्छा ये कौन सा शेप दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया पता है, लेंथ कितनी है 8, टाइम कितना है 2 टोटल मल्टीप्लाई होके 16 होगा। ठीक है, ये 16 आपका डिस्टेंस भी है और ये 16 आपका डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है, यस सर Yes, अब बॉडी आगे बढ़ती है। Okay, यहाँ sir. से बताओ, हाँ क्या बेटा, अब यहाँ पे बताओ कि इस ट्रायंगल का, ये वाले ट्रायंगल का बताओ लेंथ कितनी है, -4 इंटू टाइम कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 2 मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा -8 डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फिर 8 हो जाएगी, 8 मीटर, ये ऐसे। अब यहाँ पे बताओ जल्दी से 16 हो जाएगा, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, 16 हो गया। ये यहाँ से 4 से लेकर 8 तक की लेंथ कितनी हो गई 4 हो गई, और ये यहाँ से 4 16 हो गया। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ, दोनों चीजें कितनी हो गई आपकी 8 हो गई। यहाँ पे बताओ डिस्प्लेसमेंट 8 पॉजिटिव की नेगेटिव 8, नेगेटिव -4 इंटू 2 होगा जो कि क्या हो जाएगा नेगेटिव 8। नेगेटिव 8 क्या है, डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका नेगेटिव 8, और डिस्टेंस कितनी हो गई, हाँ। अब डिस्प्लेसमेंट सब 0 से 10 टाइम तक की बात की जा रही है, तो 0 टाइम ये स्टार्ट हो रहा है और 10 टाइम यहाँ तक हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक का हमने सब निकाल लिया, सब एरिया निकाल लिया, और आपने देखा पीछे कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या देता है, नो क्वांटिटी, कोई ऐसी स्पेसिफिक क्वांटिटी हमको नहीं मिलती है। मल्टीप्लीकेशन नंबर पर मिल जाएगा पर कोई क्वांटिटी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे आप बात करो डिस्प्लेसमेंट, पहला डिस्प्लेसमेंट कितना है 16 दूसरा डिस्प्लेसमेंट कितना है -8 -8 है बेटा, 8 नहीं -8 है, देख रहे हो दूसरा वाला जो है उसकी वैल्यू कितनी आई है, Yes, प्लस sir. -8, दूसरा वाला 16 और चौथा वाला -8 डिस्टेंस में सब करेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 16 दूसरा वाला डिस्टेंस कितना है 8 प्लस 8, तीसरा वाला डिस्टेंस कितना है 16 चौथा वाला डिस्टेंस कितना है 8 तो 16 - 8 8 हो गया, 16 - 8 हो गया, 8 ऐड अप होकर के 16 हो गया, और ये कितना हो गया 16 16 16 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। करेक्ट है क्या, यस Yes, sir. सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा भाई 1/3। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो 1/3 रेशियो आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा 1/3। कौन सा ऑप्शन, हाँ बेटा Fourth option. हाँ वेरी गुड बेटा। तो ये आपने रिकॉल टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया और ये भी सीख लिया कि कैसे एरिया से क्या निकालते हैं। बाकी सारे कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब हम बात करेंगे जो हमने आज पढ़ चुके थे उसमें अब हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। यहाँ पे हम क्या बात करने वाले थे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करने वाले थे, या उसी का दूसरा नाम भी है क्या, वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात करने वाले हैं, और इसमें हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। अभी पीछे मैंने पढ़ाया कि अगर आप वीटी ग्राफ का एरिया निकाल लोगे तो क्या मिलेगा, वीटी ग्राफ का एरिया क्या मिलेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट देगा। और अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ होता तो डिस्टेंस मिलता। अच्छा सिंस नेगेटिव वेलोसिटी कॉज अ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट एरिया बिलो द टाइम एक्सिस टेकन नेगेटिव। आपने पीछे क्वेश्चन में देखा भी कि जो बिलो आ रहा था ग्राफ, जो टाइम एक्सिस के नीचे आ रहा था ग्राफ, वो हमको नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दे रहा था, वो बात हम देख चुके हैं। ये वाली बात मैं आपको पीछे क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। उसी तरीके से अगर आपको दे दिया जाए ये वाला क्वांटिटी, ये अगर एक्सेलरेशन टाइम दिया जाए और ये कुछ ऐसे शेप दे दिया मैंने ग्राफ का, और आपसे बोला ग्राफ क्लोज करो, तो ग्राफ आपने क्लोज कर दिया। अब एरिया निकालोगे, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू टाइम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, जल्दी जल्दी बोल बताओ क्या हो जाएगा। 80 अच्छा आपने फार्मूला पढ़ा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यहाँ से 80 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, Velocity की. ना वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है, Change in velocity. चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर आप एरिया ऑफ वीटी ग्राफ निकालोगे
तब आपको क्या मिलेगा? Change in velocity. Change in velocity, ठीक है। लेकिन यहाँ तो बहुत आसानी से आपने मुझे बता दिया एरिया निकालने का तरीका कि सर ये रेट। सर हाँ बेटा, The area of Photograph. हाँ सॉरी सही बोला, एरिया ऑफ एटीग्राफ होगा। वेरी गुड, शाबाश बहुत। अब आपको बताया गया कि बेटा यहाँ पे जो आपने शेप देखा है वो शेप कौन सा है? रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है। लेकिन क्या हो कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो, एक्सेलरेशन चेंज होता जा रहा हो। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से, वेलोसिटी की बात करते हैं कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो आप ये वीटी ग्राफ में आसानी से एरिया निकाल लोगे। ये कौन सा शेप बन जाएगा? ये रेक्टेंगल शेप बन जाएगा। करेक्ट है बात? अगर कुछ Yes, और sir. शेप होगा तो भी आप निकाल लोगे, स्ट्रेट लाइन होगा तो भी आप आसानी से निकाल लोगे कि ये ग्राफ का शेप है, और आप ग्राफ को क्लोज करोगे यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के, और फिर उसके बाद ये कौन सा शेप बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा, और इस पे भी फॉर्मूला निकाल लोगे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि शेप जो है कुछ अजीब कर्विकल शेप हो जाए, ये वीटी ग्राफ आपको दिया जाए और कुछ ऐसा अजीब कर्विकल शेप हो जाए, और मैंने यहां से लेकर के इस टाइम T1 से लेकर के इस टाइम T2 के बीच का आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया मैंने। तो जब इस टाइम T1 से T2 के बीच का डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया तो ग्राफ तो क्लोज है, मैंने शेड कर दिया। इस शेडेड रीजन का आपको एरिया निकालना, पीछे भी शेड कर सकते थे कि ये शेडेड रीजन निकालना था। तो यहाँ तो रेक्टेंगल था, फॉर्मूला लगा दिया रेक्टेंगल का। यहाँ तो ट्रायंगल था, फॉर्मूला लगा दिया ट्रायंगल का। यहाँ तो रेक्टेंगल था, फॉर्मूला लगा दिया ट्रायंगल का। लेकिन इस अजीब से शेप का आपको क्या फॉर्मूला पता है? क्या लगा सकते हो? ना तो इस शेप का नाम पता है, ना तो इस शेप का एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है। तब इस केस में हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं डिफरेंशिएट, इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे इंटीग्रेशन करते हैं? हमको वेलोसिटी और टाइम दे रखा है और पूछा जा रहा है कि बताया जा रहा है या पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है कि जो इसका स्लोप होगा, इस ग्राफ का स्लोप को कैसे लिखोगे? डिफरेंशिएशन के फॉर्म में बोलो, डिफरेंशियल के फॉर्म में बोलो, स्लोप कैसे लिखूं? dv by dt. dv by dt। और आपको पता है कि अच्छा नहीं, ये नहीं, उल्टा हो जाएगा। हम बात करने वाले थे कि वेलोसिटी है और टाइम है और डिस्प्लेसमेंट है। तो वेलोसिटी, टाइम और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशिएशन का रिलेशन क्या है? v equal to delta t by dx by delta t. dx by dt। डेल्टा टी बोलो चाहे dt बोलो, एक ही बात है। डेल्टा टी एक बड़े टाइम के लिए होता है, dt बहुत छोटे टाइम के लिए होता है। डेल्टा x बोलो चाहे dx बोलो, एक ही बात है। डेल्टा x बड़ी डिस्टेंस थोड़ा हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस होगा ठीक ठाक, बड़ी डिस्टेंस होगा। dx बहुत ही छोटी डिस्टेंस का होगा, तो एक ही बात होगी। अब आपको ये रिलेशन पता है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि आप एक काम करो, dt को उधर भेज दो, तो dx इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? v dt बन जाएगा। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करो? ये आपका स्टेप 1 हो गया बेटा, ये आपका स्टेप 2 हो गया, ठीक है। अब आप स्टेप 3 में क्या करो? बोथ साइड इंटीग्रेशन लगा दो, dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt लगा दिया आपने। अच्छा, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि इंटीग्रेशन का मैं रूल यहाँ लगा तो दूं, लेकिन यहाँ पे वो टर्म है ही नहीं जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल है बेटा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी अच्छा हो। तो वेरिएबल है वो वेलोसिटी। तो हमें क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें इक्वेशन दी जाएगी, इस ग्राफ की इक्वेशन दी जाएगी, और इस ग्राफ की इक्वेशन आप बना सकते हो। ये कौन सा शेप है पहले बताओ? ग्राफ कौन सा है? ये पैराबोला है कि स्ट्रेट लाइन है? पैराबोला में भी कौन सा पैराबोला है? सी व्हाट नहीं पूछ रहा मैं, बाउल, इन्वर्टेड बाउल, अपवर्ड, अपवर्ड है बाउल, एक ही बात। बाउल। चलो, बाउल वाली इक्वेशन कैसे थी? x is equal to x square is equal to ky। x की जगह क्या लिख दूं? square is equal to k करेक्ट। अब मैं थोड़ा सा इसमें वैल्यू डाल देता हूं तो आसानी हो जाएगी। मैं यहाँ पे टाइम ले लेता हूँ 2 और यहाँ पे टाइम ले लेता हूँ 4, और मैं इक्वेशन में वैल्यू कांस्टेंट की डाल देता हूँ 5।
और y क्या था, वेलोसिटी था ना, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 5 थी, मैंने आपको ये इक्वेशन दे रखी है। अब स्टेप 4 में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे वैल्यूज डालोगे। वैल्यूज डालते वक्त आप ये ध्यान रखोगे कि किस टाइम से किस टाइम की बात कर रहे हैं, किस लिमिट से किस लिमिट की बात कर रहे हैं। तो जब मैंने आपसे पूछा है तो किस टाइम से शुरू होके किस टाइम पर तक की ग्राफ का एरिया 2 से 4 सर। तो यहाँ पर नीचे आप डालोगे लोअर लिमिट 2 और to ऊपर लिमिट 4। ये इंटीग्रेशन पढ़ा रखा है ना मैंने आप लोग को थोड़ा बहुत। यस सर। अच्छा, जब टाइम 2 था ना तब उसकी पोजीशन को मैं मानूंगा इनिशियल पोजीशन xi, और जब टाइम 4 होगा तो जब वो पोजीशन होगा फाइनल XF। पोजीशन xf। वो यहाँ ग्राफ में नहीं दिखेगी, वो आपको मानना पड़ेगा कि जब मैंने बात किया तो उस वक्त जो पोजीशन होगी इनिशियल पोजीशन xi का है, जब मैंने टाइम को खत्म किया तब जो पोजीशन कहलाएगी वो फाइनल पोजीशन है। अच्छा, dx का इंटीग्रेशन कोई बता सकता है कि क्या होगा? x हो जाएगा और लिमिट डालेंगे x इनिशियल से लेके x फाइनल। अच्छा, यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन का रूल नहीं लगा सकता क्योंकि ये वेरिएबल दूसरा है v, और लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट। तो v को बाहर निकाल दो ना, बाहर नहीं निकालेंगे, बाहर तब निकालेंगे जब वो क्या हो, वेरिएबल हो कि कांस्टेंट हो। यहाँ पे वेरिएबल है v चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से। यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है v की, क्या v की इक्वेशन t के टर्म्स में निकाल सकते हैं? क्या बन जाएगा v को अगर मैं बात करूँ तो t²/5 dt। अब मैं 5 को बाहर निकाल दूं क्या? यस तो सर। मैं लिख देता हूँ 5 इंटीग्रेशन ऑफ t² dt। सही लिखा? No, 1/5। हाँ, 1/5। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। सर अब लिमिट हाँ, अब लिमिट भी डाल देते हैं। इनिशियल लिमिट यहाँ पे 2 4 डाला था, मैं लिमिट नहीं डाल रहा हूँ, लास्ट में डालूंगा बेटा, बार बार लिखने में लास्ट में डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का रूल लगाएंगे। अच्छा, इसमें लिमिट डाल देता हूँ जो था, इसमें हम अब लिमिट डाल देंगे xi। अरे वाह, 56/5 आ गया आंसर, चलो अच्छी बात है। अब 1/5 आ गया और ये t² dt आ गया। t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बताएगा कोई मुझे? 2t सर। 2t नहीं 2t डिफरेंशिएशन 2t/3 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फार्मूला रूल होता है n+1 अपॉन n। ये t टू द पावर 2 + 1 3 और नीचे 3 हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। और यहाँ पे डाल देंगे लिमिट। कैसे रिपीट करना? ये रूल होता है इंटीग्रेशन का, ये रूल होता है इंटीग्रेशन का, x टू द पावर n dx जो होता है बेटा, रूल होता है, क्या होता है, x टू द पावर n+1, और यही n+1 एग्जैक्टली सेम चीज डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं t² dt की बात करूं तो t टू द पावर 2 + 1, और यही 2 + 1 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 2 + 1 3 बन जाएगा, और ये नीचे वाला 2 + 3³ बात समझ आई क्या? यस सर। अच्छा, अब लिमिट डाल देता हूँ। 2 से 4 की बात हो रही थी, यहाँ पे लिमिट डालता हूँ। अब अपर लिमिट पहले डालना है, लोअर लिमिट? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब x फाइनल माइनस x इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही क्या कहलाता है? चेंज 5 3 15 एज इट इज रन देता हूँ, और इसमें अपर लिमिट 4³ डालूंगा मैं, फिर माइनस लोअर लिमिट 2³ डालूंगा मैं। तो 4³ आपका कितना हो जाता है? 64 माइनस 5 आ जाएगा क्या? 56 आएगा ना? यस सर। 56/15। हाँ, 56/15 आपका डिस्प्लेसमेंट फाइनल निकल करके आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई क्या? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन। यस सर। बहुत अच्छी बात है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा, मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं है, कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन है, और वो कैसा एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट की वेरिएबल? वेरिएबल सर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट। हाँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर मैं बोल रहा हूँ यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, तब यहाँ पे वेरिएबल होगा, तब वो अलग बात। तो उसी को मैथमेटिकली लिखते हैं कि भैया 0 नहीं है, कुछ तो है, तो 8 ≠ = 0। तो उसका xt ग्राफ का शेप कैसा हो जाएगा? अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो पैराबोला हो जाएगा। हाँ, और उस अपवर्ड ऊपर की तरफ ओपन होगा। ओपनिंग अपवर्ड का मतलब कह रहे हैं कि वो बाउल शेप का हो जाएगा। हाँ, ठीक है, या जिसको अपवर्ड वाला आप लोग बोल रहे हैं, वेरी गुड। और डाउनवर्ड तब हो जाएगा जब वो नीचे की तरफ या a < 0 होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। जब a नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड हो जाएगा, और जब a पॉजिटिव होगा
तो आपका अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और स्लोप जब निकालोगे तो भैया आप निकाल रहे हो एक्सटी ग्राफ, और एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको? वेलोसिटी। वेलोसिटी बोला। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन की बात करें तो जो वीटी ग्राफ का शेप होता है वो कैसा हो जाता है? अगर हम हाँ, इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन हो जाता है। अच्छा, इन जनरल स्लोप ऑफ टेंजेंट, अच्छा एक्सटी ग्राफ वेलोसिटी देता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, और वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। वही बात बताएं। अच्छा, एरिया अंडर एटी ग्राफ निकालोगे तो आप क्या, अगर एटी ग्राफ की बात करें और चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, एरिया अगर निकालेंगे, एरिया ऑफ एटी ग्राफ निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी निकलेगा। और एरिया ऑफ वीटी ग्राफ निकालूंगा तब क्या मिलेगा मुझे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नहीं बोलेगा। अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ बोलूं तब क्या बोलोगे? डिस्टेंस बोलोगे। सर अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलूं तब क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, इफ एरिया बिलो। अच्छा भाई, सारी बात कुछ खास ऐसी बात नहीं। नीचे बोला है कि अगर वो ग्राफ नीचे जाएगा तो वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, जिसपे बेस्ड क्वेश्चन आप कर चुके हो। अब यहाँ पे हम एक पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दिया है कि द रिलेशन बिटवीन द टाइम टी एक्स मूविंग बॉडी जो दे रखा है इतना इतना, द रिटार्डेशन ऑफ द, रिटार्डेशन बोलो चाहे एक्सेलरेशन बोलो, एक ही बात है। यहाँ तो वैसे कुछ और तरीके से निकाल सकती हो तुम, ये वो क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में दी गई है, इक्वेशन पार्टिकल की वेलोसिटी की इक्वेशन दी गई है टाइम के टर्म्स में। आपको बोल दिया गया है अल्फा और बीटा क्या है, कांस्टेंट है, तो आपको डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। ये स्पीड टाइम तरह की एक्चुअली आ गया, डिस्प्लेसमेंट बोल लो, डिस्टेंस बोल लो, ये यूनिफॉर्म। अगर बोले इस तरीके से कि यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट देना चाहिए, तो समझ लो कि ये 1D मोशन की बात कर रहा है इन सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात हो जाती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किस सेकंड से किस सेकंड के बीच बात कर रहे हैं? 1 सेकंड से दूसरे सेकंड के बीच बात कर रहे हैं। तो आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दे दी गई है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में क्या लिख सकता हूं मैं? dx by dt। वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में क्या लिख सकता हूं मैं? dx बाई dt इज इक्वल्स टू आप अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। d2 उधर भेज देता हूं मैं, तो dx इज इक्वल्स टू अल्फा टी dt, इसको भी मिल जाएगा, प्लस बीटा टी स्क्वायर dt, इसको भी मिल जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या करूं नेक्स्ट स्टेप में? इसमें इंटीग्रेशन लगाऊंगा, तो सभी को इंटीग्रेशन, हाँ, इन स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया, ये आपका स्टेप 3 हो गया। अब आगे अगर मैं बात करूं तो टाइम स्टार्ट कहाँ से हुआ, एंड कहाँ हुआ, तो बताइए। 1 to हाँ, 1 सेकंड से लेकर के 2 सेकंड तक टाइम जा रहा है। 1 जब टाइम 1 सेकंड था, इनिशियल टाइम था, तो पोजीशन xi कहलाएगी, पोजीशन xi कहलाएगी आपकी, और जब खत्म होगा तो xf कहलाएगा। अच्छा, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? आपको बेटा x होगा। हाँ, x हो जाएगा, और इसमें हम लिमिट रखेंगे xi से लेकर के xf तक की लिमिट हम यहाँ पर रख देंगे। आगे अगर हम बात करें तो अल्फा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो बचेगा टी dt। तो टी dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? t square by 2। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और लिमिट 1 से लेके 2 तक, प्लस बीटा कांस्टेंट है और टी स्क्वायर dt का हमको इंटीग्रेशन करना है, t cube by 3। t cube by 3 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा? बीटा और ये टी क्यूब बाई 3, लिमिट की वैल्यू पता है 1 से लेके 2 तक। अब फटाफट इसमें x फाइनल माइनस x इनिशियल कर दिया मैंने, ये माइनस है, और ये अल्फा बाई 2 वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा? 3 सर। 3 हो जाएगा, डायरेक्ट 3 लिख देता हूँ, प्लस बीटा बाई 3, इसमें डालो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, सॉल्व करके बताओ कितना हो जाएगा? 7 होता है। तो मैं डायरेक्ट देता हूँ। एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। अब चूंकि यहाँ डिस्टेंस बोल दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक ही बात है, मतलब ये मोशन एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये बन जाएगा 3 अल्फा बाई 2 प्लस 7 बीटा बाई 3, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? सर बी। ऑप्शन बी आपका बी ऑप्शन जाएगा। आपने इस तरीके से कर दिया।
चलो अब उसी बेस पर एक और दिया गया हुआ है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन वेरीज विद इतना एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन वाला नहीं है, ये इंटीग्रेशन वाला नहीं है, डिफरेंशिएशन वाला है। और कोई क्वेश्चन है क्या इस पे मैं आपको करवा दूं? एक मिनट, रिटार्डेशन पूछा यहाँ पे भी। चलो पहले ग्राफ का एक और क्वेश्चन आप लोग कर लो, फिर इसके आगे चलना। ये ग्राफ का एक क्वेश्चन दिया गया आपको, ये बताओ कि क्या ये ग्राफ किसके मैच के। एक्सटी ग्राफ अगर पैराबोलिक बन रहा है तो उसका वीटी ग्राफ कौन सा हो जाएगा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 में से। ओ हाँ बेटा, सर नंबर 1 ग्राफ। नंबर 1 ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता था, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस हो जाता था। So parallel to होगा ना। अगर ये एक्सटी ग्राफ पैराबोलिक है तो वीटी ग्राफ क्या बनेगा? इंक्लाइंड Inclined. इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस। इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस कौन सा दिख रहा है? सेकंड। B. हाँ, सेकंड सर। ए का सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ पर ये भी पैराबोलिक है, ठीक है, लेकिन ये हमको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। ये पैराबोलिक नहीं है, एक्चुअल में क्यूबिक है, इसको हमको कंफ्यूज कर रहा है, तो हमको इसको छोड़ करके आगे बढ़ना है। अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर ये जो ग्राफ का शेप है वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस है, करेक्ट? Yes sir. यस सर। इसका जो वीटी ग्राफ बनेगा उससे 1 डिग्री कम बनेगा। Yes sir. डिग्री कम बनेगा तो यानी कैसी इक्वेशन होनी चाहिए उसकी? So parallel to x-axis. हाँ बेटा, उसकी 1 डिग्री कम यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वाली इक्वेशन। इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। Mx plus c. और इसमें डिग्रीज हो रहा है, तो इस दूसरे वाले पार्ट में ग्राफ का दूसरे हिस्से में ये भी क्या बनेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा इसका वीटी ग्राफ। लेकिन v इज इक्वल्स टू प्लस सी की माइनस सी? Minus. माइनस सी। तो सी वाला आप देखो कि एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, कौन सा पार्ट बन रहा है? Third. आपने सी का थर्ड कर लिया, करेक्ट। अब उसके बाद बी का देखो, एक्सटी ग्राफ आपका बन रहा है स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, इंक्रीज करता हुआ जा रहा है, पोजीशन बढ़ते हुए आगे जा रही है। इस ग्राफ की इक्वेशन बोलो जरा। y इक्वल y इक्वल टू mx प्लस c। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। Plus c. हाँ, तो ये आपने y इक्वल्स टू, इसका जो वीटी ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट सर। हाँ, तो कांस्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, आपने बता दिया। और कांस्टेंट यानी वेलोसिटी प्लस सी बनेगा कि माइनस सी बनेगा? इंक्रीज होते हुए दिख रही है कि डिक्रीज होती हुई दिख रही है? इंक्रीज सर। Increase प्लस होते हुए plus c. प्लस सी वाला बने। कौन सा दिख रहा है? वेलोसिटी को प्लस सी कांस्टेंट कौन सा दिख रहा है? तो डी आपका 1 होगा। यानी कि जो बी है एक्चुअल में ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्यूबिक का ग्राफ है, तो इसका इससे मैच हो जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा डी। लास्ट सर। हाँ, तो बी वाला आपका चला जाएगा 4th में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है? A2 B4 वाला कौन सा ऑप्शन हो जा रहा? दिख रहा है सर क्या? एक बार ये वाला टॉपिक बता दो कि हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि इसका ग्राफ कौन सा होगा। बेटा ये एक्चुअल में ना ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं, उसका जो इक्वेशन होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है वो एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी, इसके पैटर्न पे होती है। ये अभी तो नहीं आया आपका, लेकिन क्लास 12th में ये कुछ ज्यादा ही आएगा आपका, या बीच में आपका एक जगह पे और भी आ सकता है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। तो अभी फिलहाल इसके लिए मत आप ध्यान दीजिए ज्यादा। अभी इसको आप समझिए कि 3 समझ लिया मैंने, एक वाला बम बाद में समझेंगे, आगे पढ़ेंगे इसको, ज्यादा अच्छे समझेंगे। आई बात समझ में? चलो, तो इसको अभी आप यहाँ पे छोड़ दो, बाकी तो आप समझ में ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? डी ऑप्शन। हाँ, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ छोड़ दो। अच्छा, इसको समझ जरूर सकते हैं हम, इसको समझ जरूर सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है पोजीशन डिक्रीज होती जा रही है कि पोजीशन इंक्रीज होती जा रही है? डिक्रीज। यानी कि जो वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? वेलोसिटी नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव मतलब कि वो वापस से ओरिजिन की तरफ आता जाएगा।
और पॉजिटिव का मतलब वो ओरिजिन से दूर जाता जाएगा। यहाँ बात समझ आई क्या इतनी? यस सर। तो यहाँ पे Yes, sir. सपोर्ट वाला ग्राफ है वो वाई एक्स एक्सिस से ऊपर है कि एक्स एक्सिस से नीचे है? नीचे। हाँ, नीचे। आप देख रहे हो कि इसकी सब जगह वेलोसिटी क्या है आपकी, वो है सब पूरी जगह पे वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है पोजीशन इसकी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और वेलोसिटी यहाँ पे कम होती जा रहा है। कैसे, क्यों, कब, क्या, ये नेक्स्ट जब आगे आप पढ़ोगे, जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ोगे तब मैं समझाऊंगा कि ये क्या एक्चुअल में है। ठीक है, बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ यस सर। चलो, अब आपको मैं क्वेश्चन ये दे रहा हूं कि ये आपको क्वेश्चन करना है। द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड x फॉर ए मूविंग बॉडी इज गिवन एज इतना, t इज इक्वल्स टू mx स्क्वायर प्लस nx, वेयर m एंड n आर कांस्टेंट। तो रिटार्डेशन आपको निकालना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। आप जरा इसको कोशिश करिए। आपको 2 मिनट का 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं ऑब्जर्व करने के लिए। करिए क्वेश्चन। हाँ बेटा देखो, आपको टाइम t इज इक्वल्स टू mx स्क्वायर प्लस nx दिया है। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये dt अपॉन dt हो गया आएगा। तो और ये क्या हो जाएगा, m टाइम x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x क्यूब अपॉन 2x। हाँ 2x हो जाएगा। साथ में कुछ लगेगा डिफरेंशियल कि नहीं लगेगा? क्या लगेगा डिफरेंशियल साथ में, लगेगा कि नहीं लगेगा? सर लगे हाँ क्या डिफरेंशियल लगेगा? dx अपॉन dt। हाँ क्योंकि ये सेम, देखो यहाँ पे dt अपॉन dt है तो कुछ नहीं लगने वाला। सेम चीज सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ की यहाँ x अलग वेरिएबल है, उसको टाइम अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हाँ अब ठीक है, हाँ अब हम क्या करेंगे, dx अपॉन dt हमको लगाना पड़ेगा। चलो अब उसके बाद n और x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt। सही लिखा क्या मैंने यहाँ तक? यस सर। अच्छा dt अपॉन dt क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 2mx dx अपॉन dt क्या हो जाएगा? कौन सी क्वांटिटी बन जाती है बेटा? अच्छा वेलोसिटी बन जाता है। प्लस n dx अपॉन dt क्या बन जाएगा? वेलोसिटी बन जाएगा। वेरी गुड। अब एक काम करो, इस इक्वेशन को, चलो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 2 को आप फिर से करोगे डिफरेंशिएट। क्यों करोगे डिफरेंशिएट? ताकि क्या मिल जाए आपको? रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन एक ही चीज होती है ना? बात समझते हो ना? ये बताना पड़ेगा। यस सर। नेगेटिव Yes, sir. यहाँ बस नेगेटिव, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 जीरो। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल है x। अच्छा एक काम करते हैं हम, हाँ चलो ठीक है, एक्स वी, चलो ठीक है, 2 वेरिएबल हैं। अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, डी डी टी ऑफ एक्स वी, इसको डिफरेंशिएट करना है, प्लस एन डी वी अपॉन डी टी। सही है क्या? अच्छा अब यहाँ पे जब 2 वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन हो तो हम, क्वेश्चन नंबर बताना बेटा, 14 है ना? यस सर। Yes. चलो अब अगर हम बात करें, 2 प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कहते करते एक कैसे करते, एक को रोकते हैं दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस दूसरे को रोकते हैं पहले को डिफरेंशिएट करते हैं। यही करते हैं क्या? यस सर। और यहाँ पे एन डीवी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ए। करेक्ट है? यस सर। 0 इज इक्वल टू एम, एक्स को एक्स रहने देंगे, डीवी अपॉन डी टी एक्सेलरेशन बन गया, प्लस वी, ठीक है, वी को वी रहने देंगे, डीएक्स अपॉन डी टी क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। तो वी वी मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर। स्क्वायर प्लस एन ए। अब मैं इस एन ए को उधर भेज देता हूँ बेटा, ठीक है, एन ए को उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा माइनस एन ए इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या क्या बच गया, 2m ब्रैकेट में एक्स ए प्लस वी स्क्वायर, 2m ब्रैकेट में एक्स ए प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस एन ए, इसको मैं ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2m एक्स ए प्लस 2m वी स्क्वायर। सही है क्या? Yes, sir. अच्छा
मैं काम कर रहा हूँ, ये भी एक्सेलरेशन वाला टर्म है, उसको उधर भेज देता हूँ। तो माइनस एन ए माइनस 2m एक्स ए बराबर 2m v स्क्वायर। अब यहाँ इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं? ए कॉमन लूंगा तो माइनस एन और माइनस 2m x हो जाएगा और इधर ये 2m v स्क्वायर हो जाएगा। सही है क्या? माइनस सही है सर। हम बाहर, क्या बेटा? सो माइनस भी तो बाहर कॉमन ले सकते ले हैं। लो, कॉमन है, ले लो, ठीक है। माइनस ए इज इक्वल टू 2m v स्क्वायर अपॉन n प्लस 2m x। ये बन गया इक्वेशन। सही है? यस सर। Yes, sir. अब हम Yes, यहाँ पे sir. देखेंगे कि या तो मैं v की वैल्यू उठा के x में डाल दूं यहां से बना करके, या x की वैल्यू उठा करके v में बना दूं। किसको किस में डाल दूं? मैं सोच रहा हूं कि x की वैल्यू उठा करके v में डाल दूं यहां से। ठीक है? यस सर। ओके सर। रिटार्डेशन एक्सप्रेशन, हाँ वाह बेटा, रिटार्डेशन एक्सप्रेशन। ठीक है, देखो अब यहाँ पे इक्वेशन खेलना है। अब जिसका थोड़ा सा मैथ स्ट्रांग होगा वो कर लेगा। क्या इक्वेशन लिखता है? 1 इज इक्वल टू 2mxv प्लस 1 इज इक्वल टू 2mxv प्लस nv। नहीं, मेरे लिए ज्यादा बेटर ये होगा कि मैं v की इक्वेशन बनाऊं। तो 1 इज इक्वल टू 2, अच्छा इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले लूं मैं? V। v कॉमन लूंगा, n प्लस 2mx बन जाएगा। बात समझ आई क्या? यस सर। है बेटा? n वो एक्स भी नहीं है, वो वैसे एन वी है। क्या क्या क्या? तो 2m एन वी है ना, फिर एक्स भी है ये। 2mxv है बेटा पीछे, यहाँ पे 2mxv ओके सर। प्लस nv, यहाँ पे 2mxv, ये x है बेटा, n लग रहा है ना, देखो लिखने में तरीका ऐसा। तो यहाँ पे अब सही है, करेक्ट है क्या? यस सर। यस सर। तो गड़बड़ बन जाएगा इक्वेशन कुछ हमारी। n प्लस 2mx आ तो रहा है, लेकिन ये उसके टर्म में आना चाहिए था। dt अपॉन dt 2mx प्लस dx अपॉन dt प्लस n dx अपॉन dt कर दिया हमने, और 2mx dx अपॉन dt कितना बन गया? v बन गया, और nv बन गया। ठीक तो है? ठीक है। और फिर इसका डिफरेंशिएट किया 2m का, इसमें x को डिफरेंशिएट किया हमने, x dv बाई dt एक्सीलरेशन हो गया, v dx अपॉन dt ये वेलोसिटी हो गया, v स्क्वायर हो गया, और प्लस n dv अपॉन dt एक्सीलरेशन हो गया। ठीक है चलो, और ये माइनस na हो गया, और ये 2m xa प्लस वी स्क्वायर, 2m xa प्लस वी स्क्वायर, तो हमने 2m xa प्लस 2m v स्क्वायर कर दिया, उधर भेज दिया, माइनस 2m xa हो गया। ठीक है, हाँ ठीक तो है, ठीक तो, लेकिन नहीं गड़बड़ हो जाएगा मामला ऑफ द मोशन। अच्छा वी, अरे देखो मैं भी दिमाग, देखो मेरा ये इधर दिमाग काम ही नहीं कर रहा। देखो अब हमने गलती क्या की है? गलती ये की है कि हमने ऑप्शन नहीं पढ़ा। ऑप्शन में क्या देखा हमने कि ऑप्शन में तो 2mn v आ रहा है, 2mn v स्क्वायर आ रहा है, 2mn v क्यूब आ रहा है, या v की बात आ रही है। तो मुझे क्या करना होगा, यहां से जो हमारा इक्वेशन बनी है एक्सेलरेशन की, उसमें से क्या गैप करना चाहिए? मुझे v गैप करना चाहिए कि x गैप करना चाहिए? x गैप करना चाहिए, x को वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं 1 माइनस एन वी इज इक्वल टू 2mxv, तो यहाँ पे v जो बन x जो बन जाएगा वो बन जाएगा 1 माइनस एन वी अपॉन 2mv। सही किया क्या मैंने? यस सर। अब इस x की वैल्यू उठा के मैं डाल दूंगा इस वाली इक्वेशन में, एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन में। माइनस ए इज इक्वल टू 2mv स्क्वायर अपॉन n प्लस 2m, x की वैल्यू डालता हूँ। x की वैल्यू क्या है जरा बताएंगे आप लोग मुझे? 1 माइनस nv अपॉन 2mv। ऊपर से 2m नीचे से 2m कैंसिल कर दूं क्या? यस सर। यस सर। माइनस ए 2mv स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका n प्लस 1 माइनस nv अपॉन v। सही है क्या? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 14 है ना ये? यस सर। चलो अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं हम। क्या बन जाएगा भाई? माइनस ए इज इक्वल्स टू 2mv स्क्वायर, 2mv स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 माइनस nv अपॉन v। कहाँ चला गया? अच्छा n प्लस n प्लस 1 माइनस nv अपॉन v, n प्लस 1 माइनस nv अपॉन v। नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो 2mv स्क्वायर ये क्या बन जाएगा? nv प्लस 1 माइनस nv अपॉन v। सही किया?
Yes, sir. एन वी माइनस Yes, एन sir. कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 2mv स्क्वायर इंटू 1/v बचेगा। अब v रेसिप्रोकल में है, उधर जाकर के पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ए इक्वल टू 2mv स्क्वायर इंटू v/1 हो जाएगा, तो माइनस ए इक्वल टू क्या बन जाएगा 2mv क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी C, sir, C. बात समझ आई क्या? Yes. दिमाग खराब Yes, करने sir. वाला क्वेश्चन था, लेकिन ये हो जाता। ठीक है, हमसे एक आध गलती होगी, हमने ऑप्शन देखा नहीं कि किस टर्म में दिया, एक्स के टर्म में दिया कि वी के टर्म में दिया ना, आप लोगों ने मुझे बताया। अगर आप बताते तो शुरू से ही करते। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे। आ गई बात समझ में? Yes, sir. एक और क्वेश्चन करा दूं Yes, क्या? sir. से एक बार पीछे करना प्लीज। देखो No, sir. इक्वेशन लिखा, हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो एक्स और वी में रिलेशन आ गया, फिर डिफरेंशिएट कर दिया तो एक्सेलरेशन आ गया, तो थोड़ा सा अरेंज वरेंज करके एक्सेलरेशन निकाला, फिर उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन थी उसमें से सॉल्व करके एक्स को सब्जेक्ट बना लिया। एक्स को अकेला करने को बनाते हैं, बोलते हैं सब्जेक्ट बना लिया, सब्जेक्ट बना के वैल्यू डाला, फिर सॉल्व कर लिए। बाकी तो बस इक्वेशन बन गई तो सॉल्व करना, इधर उधर करते रहते हैं बस, और कोई बड़ी बात नहीं है। फिर थर्ड वाली स्लाइड दिखाना प्लीज। ये वाली, यस सर। हाँ बेटा देख लीजिए। ओके सर, ओके। चलो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिलेटिव मोशन की। मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, लेकिन हम पढ़ लेते हैं रिलेटिव मोशन, ज्यादा वक्त नहीं देंगे लेकिन पढ़ लेते हैं। देखो रिलेटिव मोशन की अगर हम बात करें तो रिलेटिव मोशन क्या होता है, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया जाए रिलेटिव मोशन का, तो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है, ओ रेस्ट में है, और वो देख रहा है एक कार को चलते हुए जो कि राइट साइड में जा रही है, और एक दूसरा पर्सन है O1 जो कि खड़ा हुआ नहीं है, रेस्ट में नहीं है, वो भी मूव कर रहा है राइट साइड में, और मूव करते करते वो कार को देख रहा है। और एक तीसरा पर्सन है O2, वो भी खड़ा हुआ नहीं है, वो भी मूव कर रहा है, लेकिन वो लेफ्ट साइड में मूव करते हुए कार को देख रहा है। तो होगा क्या यहाँ पर कि एक पर्सन खड़ा है और वो रेस्ट में है, और वो एक कार को मूव करते हुए देख रहा है। अब जब वो कार को मूव करते हुए देख रहा है, जो कि कार जा रही है मान लो 5 की स्पीड से जा रही है आगे की तरफ, तो उसके और कार के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पर्सन ओ है, उसी तरीके से एक पर्सन और है, उसका नाम है O1। O1 क्या कर रहा है, वो भी कार को मूव करते हुए देख रहा है, लेकिन कार मूव कर रही है 5 की स्पीड से, लेकिन O1 रेस्ट में नहीं है। ये पर्सन O रेस्ट में था, लेकिन O1 रेस्ट में नहीं है। O1 भी चल रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो अब जब O1 कार को देखेगा तो O1 से भी कार दूर जाती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, लेकिन उतना क्विकली, उतना जल्दी डिस्टेंस नहीं बढ़ेगी जितना रेस्ट वाले पर्सन में, ओ वाले पर्सन की नजर में ये बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ पे भी कार 5 की स्पीड से चल रही है, यहाँ पे भी कार 5 की स्पीड से चल रही है, लेकिन यहाँ पर एक पर्सन अपनी स्टेशनरी आंखों से, रुकी हुई आंखों से खड़े होकर के देख रहा है, तो उससे कार की डिस्टेंस बढ़ रही है और क्विकली बढ़ रही है, जल्दी जल्दी बढ़ रही है। यहाँ पर जो डिस्टेंस बढ़ते जा रही है, क्विकली डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, जल्दी जल्दी इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर O1 को देखें तो वो भी देख रहा है कि मुझसे कार की डिस्टेंस बढ़ रही है, लेकिन मुझसे कार की डिस्टेंस उतना क्विकली नहीं बढ़ रही, उतना जल्दी नहीं बढ़ रही, क्योंकि मैं भी कार की तरफ, आगे की तरफ मूव करता जा रहा हूं। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस बढ़ रही है, बट यहाँ पे नॉट सो क्विकली डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, नॉट सो क्विकली डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन एक बार एक पर्सन देख रहा है खड़े होकर के, और दूसरी बार दोबारा दूसरा पर्सन देख रहा है मूव करते हुए। तो इस टाइप का जो मोशन देखने का नजरिया है, मोशन को ऑब्जर्व करने का नजरिया है, उसको मोशन ऑब्जर्व करने को, नजरिए को, मोशन ऑब्जर्व करने के पर्सपेक्टिव को, किसी एक पर्सन के चश्मे से मोशन देखना या किसी दूसरे पर्सन के चश्मे से या उसकी आंखों से मोशन को देखने को हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। अब कार वही है, 5 की स्पीड से जा रही है, लेकिन रेस्ट वाले पर्सन की आंखों से देखूंगा, रेस्ट वाले पर्सन के चश्मे से देखूंगा, रेस्ट वाले पर्सन के नजरिए से मैं देखूंगा, तो कार दूर तो जा रही है, लेकिन बड़ा जल्दी जल्दी जा रही है, भाग रही है, वो क्विकली भाग रही है, फटाफट दूर जाते जा रही है। लेकिन जब O1 के चश्मे से देखूंगा, O1 के नजरिए से देखूंगा, O1 के पर्सपेक्टिव से देखूंगा, तो O1 से भी दूर जा रही है, लेकिन उतना क्विकली नहीं जा रही है।
बढ़ेगी डिस्टेंस, लेकिन थोड़ा सा स्लो, O1 O के कंपैरेटिवली में थोड़ा सा स्लो। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हमने मोशन को ऑब्जर्व किया, कार के मोशन को ऑब्जर्व किया। पहली दफा हमने O के नजरिए से, O के चश्मे से, O के आंखों से, O के रिस्पेक्ट में, O के पर्सपेक्टिव में हमने मोशन को ऑब्जर्व किया, और दूसरे नजरिए में O1 के नजरिए से, O1 के चश्मे से, O1 के पर्सपेक्टिव से, O1 की आंखों से, O1 के दृष्टिकोण से मोशन को ऑब्जर्व किया। वही सेम कार 5 की स्पीड से जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जल्दी जल्दी दूर जा रही है उससे, और यहाँ पर जा रही है दूर लेकिन उतना जल्दी नहीं जा रही है, नॉट सो क्विकली जा रही है। तो इस टाइप के जो मोशन को देखने का नजरिया होता है उसको हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं। अच्छा, उसी तरीके से यहाँ पर कार आ रही थी, खड़ी थी, कार आ रही थी 5 की स्पीड से, और यहाँ पर O1 का भाई या O1 का ट्विन O' खड़ा है, ये रेस्ट में है। वो देख रहा है भैया मेरे पास कार आ रही है, मेरे पास कार क्लोज आ रही है, ठीक है, बात सही है, आ रही है, क्विकली क्लोज आ रही है, डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है कार की, और O' का ट्विन भाई है, उसकी डिस्टेंस कार के साथ डिक्रीज होती जा रही है, कार पास आते जा रही है। लेकिन O1 का भी एक ट्विन भाई है, और वो भी चुलबुला है, वो भी रुक नहीं सकता, वो भी भाग रहा है, कार की तरफ भाग रहा है, और वो 1 की स्पीड से O1 का भाई O1' भाग रहा है। अब O1' जो देखेगा अपनी आंखों से तो उसको भी कार अपने पास आती हुई दिखाई देगी, और जब O' खड़ा है उसको भी कार अपने पास आती हुई दिखाई देगी। तो O' को जब कार पास आती हुई दिखाई देगी तो डिस्टेंस कहेगा कि डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे डिस्टेंस डिक्रीज होगी, और यहाँ पर O1' है, उसको भी अपने पास कार आती हुई दिखाई दे रही है, तो वो भी बोलेगा कि डिस्टेंस क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। लेकिन O1' कहेगा कि भैया मेरे पास जो कार आ रही है उसकी जो डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, क्विकली हो रही है, क्योंकि मैं भी कार के पास जाता जा रहा हूं। और O' कहेगा मेरे पास कार पास आ रही है, डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, लेकिन उतना क्विकली डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो रही है। दोनों केसेस में डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, किसी के केस में जल्दी जल्दी हो रही है, किसी के केस में स्लो स्लो हो रही है। तो कार की स्पीड तो वही है 5, कार की स्पीड वही है 5, लेकिन एक पर्सन के नजरिए से कुछ जल्दी दिख रही है, एक पर्सन के नजरिए से जल्दी नहीं दिख रही है। तो अलग अलग पर्सन के रिस्पेक्ट में एक ही ऑब्जेक्ट को या किसी और ऑब्जेक्ट के देखने के नजरिए को, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। बात समझ में आई क्या? यस सर। और रिलेटिव मोशन को मैं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी समझा चुका हूं कि अगर मैं बैठा हूं अर्थ पर और मेरे पास में बैठे हुए हैं कार्तिक, वो भी बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हूं, तो कार्तिक कहेंगे कि सर आप रेस्ट में हो, लेकिन मैंने पवनदीप को भेज दिया स्पेस में, और स्पेस में खड़े होकर के पवनदीप मुझे देख रहे हैं और कार्तिक को भी देख रहे हैं, तो पवनदीप कहेंगे कि सर भी मूव कर रहे हैं और कार्तिक भी मूव कर रहा है, क्योंकि पवनदीप के रिस्पेक्ट में मेरे और पवनदीप के और मेरे बीच की डिस्टेंस हो सकता हो डिक्रीज होती जाए, मैं ऐसे रोटेट करता जाऊंगा तो इस एस्ट्रोनॉट के पास थोड़ा थोड़ा और करीब आता जाऊंगा। समझ में आ रही है क्या? यस सर। हाँ, तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पर्सपेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन। इसकी नजरिए में मोशन हो रहा है, इसके नजर में मोशन हो रहा है, ओ के नजर में मोशन हो रहा है और वो बड़ी जल्दी जल्दी दूर जा रहा है, क्विकली दूर जा रहा है। O1 के रिस्पेक्ट में भी मोशन हो रहा है, उसके रिलेटिव जो मोशन हो रहा है वो दूर तो जा रहा है बट नॉट सो क्विकली, जल्दी जा रहा है, लेकिन O' के नजरिए में वो गाड़ी पास तो आ रही है लेकिन उतना जल्दी डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो रही है। O1' के नजरिए में भी कार पास तो आ रही है लेकिन बड़ी जल्दी जल्दी क्विकली डिस्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसको लिखते कैसे हैं, यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ कार, और देख कौन रहा है, O दिख रहा है, तो हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू O, बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू WRT, मतलब विद रिस्पेक्ट टू O, या इसी को हम और इजी लफ्जों में बोलूंगा तो रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू। यहां पे मैं बात करूंगा तो यहाँ पे कार को देखा जा रहा है, लेकिन किसके नजरिए से, किसके रिस्पेक्ट में, किसके चश्मे से देखा जा रहा है, O1' के नजरिए से, O1' के पर्सपेक्टिव से, O1' के चश्मे से। इसी को हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू O1'। वही सेम चीज यहाँ पे बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ कार विद O', और यहाँ पे बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ कार विद O1'। बात समझ में आई क्या? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो कि यहाँ पर हमने देखा फिगर है जिसमें दो पार्टिकल हैं A और B। A पार्टिकल चल रहा है VA स्पीड से चल रहा है, B पार्टिकल भी चल रहा है लेकिन वो VB स्पीड से चल रहा है।
जब मैंने देखा ओ पर खड़े होकर के, ओरिजिन पर खड़े होकर के, मेरे नजरिए से आप देखोगे, ओ पर खड़े होकर आप देखोगे, तो मैंने देखा कि जब मैंने जिस वक्त ऑब्जर्व किया उस वक्त ए की जो डिस्टेंस थी मेरे से, ओरिजिन से कितनी थी, वो एक्स थी, एक्स ए थी। और जिस वक्त उसी वक्त मैंने बी को भी देखा तो मुझसे कितनी दूर था, मुझसे कितनी डिस्टेंस पर था बी, एक्स बी डिस्टेंस पर था। तो मैं कहूंगा कि ए की पोजीशन क्या हो गई, एक्स ए हो गई, और बी की पोजीशन क्या हो गई, एक्स बी हो गई, क्योंकि मैं ओरिजिन पे खड़ा होकर के देखता हूं और पोजीशन ओरिजिन से लेते हैं, तो मैं बोल दूंगा कि ए की पोजीशन एक्स ए हो गई, ए और बी की पोजीशन एक्स बी हो गई। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक लड़के है, एक स्टूडेंट है, मान लो मैंने शिफा को भेज दिया कि शिफा ए पर है, आप शिफा, अब शिफा ए पर पहुंच, वहां पर है, मैं हूं ओरिजिन पर लेकिन शिफा ए पर है। अब शिफा के चश्मे से, शिफा की आंखों से अगर मैं देखूंगा बी को, तो वो मुझे बहुत ज्यादा दूर नहीं दिखेगा बी पार्टिकल, और ओ पर खड़ा होकर के मैं देखूंगा तो मुझे बी काफी ज्यादा दूर दिखेगा। करेक्ट बात बोला मैंने कि इनकरेक्ट है ये बात? Yes, sir. यस सर। ए पर खड़े होकर के आप देखोगे बी को तो वो डिस्टेंस उतनी ज्यादा नहीं दिखेगी, उनके बीच की डिस्टेंस उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ओ पर खड़े होकर के देखोगे तो वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर मैं बोलूंगा एक्स बी, तो मतलब मैंने बी की पोजीशन बताई, कहां पर, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, जिसको लिखते नहीं है यहाँ पर, ओ लिखना चाहो तो लिख सकते। और उसके साथ साथ मैंने बोला था एक्स ए की पोजीशन ओरिजिन पर खड़े होकर के देखा था मैंने, तो इसको लिखेंगे एक्स ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन वाला बोलते नहीं है, लिखते। लेकिन तीसरा केस में मैंने बोला कि ए पर किसी स्टूडेंट को मैंने बिठा दिया, मैंने कहा देखो बी को, तो वो कहेगा कि सर मेरे रिस्पेक्ट में, मेरे नजरिए में वो जो डिस्टेंस है ना आपके कंपेयर में वो थोड़ा सा कम है। मैंने कहा अच्छा इसको मैथमेटिकली लिखो, तो वो स्टूडेंट लिखेगा कि एक्स यानी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, किसको देख रहे हैं, बी को देख रहे हैं, किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, किसके नजरिए से देख रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में देख। बात समझ आई क्या? यस सर। अब आपको पता है कि, हाँ बेटा, अब आपको पता है कि ए से बी की जो डिस्टेंस है वो यही तो होगी, ये वाली जो ब्लू वाली, येलो वाली लाइन मैंने ड्रॉ की है, करेक्ट? Yes, sir. और आपको पता है ओ से जो लेंथ है बी की, ये वाली ब्लू वाली हो गई, और ओ से ए की जो लेंथ हो गई वो पर्पल वाली है। करेक्ट है क्या ये बात सारी, कि मैं कुछ गलत बता दूं? Yes, sir. तो अगर आपको ब्लू वाली लेंथ पता है एक्स बी, जो शुरू में बता दिया था मैंने, जो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, ओ लिखते नहीं जनरली लेकिन यहां लिख दिया मैंने, और ए की लेंथ पता है पर्पल वाली लाइन, वो आपको पता है, जिसको मैंने शुरू में एक्स ए बोल दिया था विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो क्या आप मुझे ये ए से बी तक की येलो वाली लाइन की लेंथ बता सकते हैं क्या, अगर आपको ब्लू वाली लाइन और पर्पल वाली लाइन पता हो तो? Yes, sir. क्या करो, ब्लू वाली लाइन का नाम है एक्स बी और पर्पल वाली लाइन का नाम है आपका एक्स ए। एक्स बी माइनस एक्स ए। हाँ, बड़े वाले में से छोटा वाला आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बोल दोगे एक्स बी माइनस एक्स ए, तो ये वो डिस्टेंस ए पर बैठे हुए स्टूडेंट को दिखेगी जो बताएगा कि सर मेरे से उसकी दूरी एक्स बी माइनस एक्स ए है, मैं ओरिजिन पे खड़ा हूं, मैं ओरिजिन पे खड़े होकर बी को बोलूंगा कि अरे यार मुझसे तो वो एक्स बी दूरी पर है, और ए पर जो स्टूडेंट होगा, ए पॉइंट पर जो स्टूडेंट होगा वो कहेगा नहीं नहीं मेरे नजरिए में तो कुछ और है, एक्स बी माइनस एक्स ए, मैंने मैथमेटिकली कैलकुलेट कर। तो एक्स बी ए, बी को देखा जा रहा है ए के रिस्पेक्ट में, ए के नजर से, ए के चश्मे में, कैलकुलेट करने पर वो कितना आया, एक्स बी माइनस एक्स ए आया। यहां तक बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ वेरी गुड। यस अब सर। हमें समझ में आया कि रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव पोजीशन मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव पोजीशन लिखने के लिए हमने क्या किया, उसका सिंबॉलिक तरीका लिखा कि सिंबॉलिकली उसको कैसे लिखेंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं कि बी की देखा जा रहा है, ए के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, तो मैथमेटिकली कुछ नहीं करना है, एक्स बी माइनस एक्स ए लिखना है। अगर मैं बोल दूं ए को देखा जा रहा है बी के रिस्पेक्ट में, बी की नजर से, अब मैं बी पर किसी स्टूडेंट को बैठा दूं, कह दूं कि जरा देखना ये वाले ए को देखना, हाँ, तो उसको लिखने का तरीका एक्स ए माइनस एक्स बी हो जाएगा। अगर मैं वेलोसिटी की बात कर दूं, अच्छा वही चीज को उन्होंने यहाँ पर, पहले बात तो हम एक चीज और ये भी समझ ले, उसी चीज को जो मैंने पीछे बताया एक्स बी ए को क्या लिखा उन्होंने, एक्स बी माइनस एक्स ए लिखा है उसी चीज को। अच्छा अब मैं वेलोसिटी की बात करूं कि अगर मैं वेलोसिटी बी की वेलोसिटी देखूं लेकिन ए की नजर से देखूं,
तो मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ बी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेरी गुड, वेरी मैथमेटिकली ऐसे। अगर मैं ए को देखूं लेकिन बी पर बैठकर, बी पर खड़े होकर के देखूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। आप यहाँ मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे 5 की स्पीड से चल रहा था ये क्या बोलते हैं कार, तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या हो जाएगा मैथमेटिकली, वीसी माइनस वीओ। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ कार कितनी थी, 5 माइनस वेलोसिटी ऑफ ओ पर्सन की वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो क्या हो जाएगा सॉल्व होके 5 मीटर पर 5 मिनट पर सेकेंड। अब यहाँ पे बात करेंगे हम, कार को देखेंगे, कार की वेलोसिटी को, लेकिन O1 की रिस्पेक्ट में, O1 की नजर से देखेंगे। तो मैथमेटिकली इसको क्या लिखूं मैं, VC माइनस ओ। अच्छा 5 VC minus 1 is equal to 4 minutes per second। वेलोसिटी ऑफ कार, कार की वेलोसिटी कितनी है, 5 है, प्लस 5 की माइनस 5, राइट में जा रहा है कि लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है। प्लस 5, फिर फॉर्मूले का माइनस। हाँ, O1 का वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर प्लस 1 की माइनस 1, प्लस 1 एक्चुअल में प्लस 1 होगा ना कि एक्चुअल में माइनस 1 होगा, ये तो प्लस 1 ही होगा। प्लस 1 होगा, वेरी गुड, फॉर्मूले का मत बताओ हमको, हाँ प्लस 1 होगा, यही बात कह रहे हो ना आप लोग। तो सॉल्व करके देखेंगे, तो ए के O1 की नजर से, O1 की आंखों से, O1 के चश्मे से, O1 के रिस्पेक्ट में अगर मैं कार को देखूंगा ना, तो कार की वेलोसिटी मुझे कितनी दिखाई देगी, 4, क्योंकि मैं भी चल रहा हूँ ना, मेरी वाली वेलोसिटी थोड़ा सा उसमें से रिड्यूस हो जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ कार विद O डैश, मैथमेटिकली कैसे लिखूं मैं, Velocity of car minus velocity of O dash. तो वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है, 5. फॉर्मूले का माइनस वेलोसिटी ऑफ O डैश कितना है, 0, तो वो 5 की स्पीड से आते हुए दिखेगा मुझे राइट साइड। यहाँ पे मुझे बताओ क्या लिखूंगा, अगर मैं O1 डैश की नजर से देख रहा हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ O1 dash कार, नहीं O1 डैश की वेलोसिटी नहीं है, देख किसको रहे हैं हम, कार को देख रहे हैं कि O1 डैश को देख रहे हैं, कार की होगी, किसके रिस्पेक्ट में, किसकी आंखों से, किसके नजरिए से देख रहे हैं, मैथमेटिकली कैसे लिखूं मैं इसको, Velocity of car minus velocity of O1 डैश। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ कार कितना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, positive is 5 है। पॉजिटिव 5, फिर फॉर्मूले का माइनस, वेलोसिटी ऑफ O1 डैश कितना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, negative हाँ, तो सॉल्व होके कितना हो जाएगा, ये प्लस 5 है, फिर माइनस है, और O1 डैश की वेलोसिटी लेफ्ट साइड में है, 1 तो है लेकिन लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट वाली वेलोसिटी क्या लेते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाता है। ये बात नहीं समझ आई क्या आप लोग को, इसको नहीं समझ में आई ये बात, ये मुझे लग रहा है डाउट हो रहा है आप लोग को, अभी मैं फिर से समझा दूंगा फिर इसको। तो ये -1 हो गया, और सॉल्व होकर के हमारा कितना हो गया बेटा, आल्सो देयर एक कार मूविंग वेलोसिटी 50 km/h स्ट्रेट रोड इज अहेड ऑफ जी पॉइंट, ठीक है, हाँ भी करवाएंगे उस टाइप क्वेश्चन। तो सॉल्व होकर के ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो O1 को दिखेगा, अच्छा O1 को स्पीड कितनी दिख रही है, 6 दिख रही है ना, Yes sir. सॉरी O1 डैश को, और O डैश को स्पीड कितनी दिख रही है, 5 दिख रही है। तो आप ये बताओ कि जिसको स्पीड ज्यादा दिख रही है उसको वो क्विकली आते दिखेगा कि नॉट सो क्विकली आते दिखेगा, Quickly आके दिखे। हाँ, और O डैश को कैसा दिखेगा, क्विकली कि नॉट सो क्विकली, तो जिसके रिलेटिव में स्पीड 6 दिख रही है, ज्यादा 6 क्या है, ज्यादा है, तो उसको पास आएगा लेकिन जल्दी आएगा। अच्छा, अब उसी तरीके से मान लो कि अब उसी तरीके से आप ये भी देख लो कि आपने रिलेटिव वेलोसिटी वही पीछे बताया था मैंने। अच्छा, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी होता है कि अगर बी का एक्सेलरेशन देखूं मैं ए की नजर से, तो मैथमेटिकली क्या लिखूंगा, AB माइनस AA, करेक्ट है बात, यस सर। हाँ, अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को थोड़ा चेंज कर देंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at था, लेकिन इस बार मैं b को देख रहा हूं a के रिस्पेक्ट में, तो लिखूंगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इक्वल्स को इक्वल लिखूंगा, u नहीं लिखूंगा,
मैं लिखूंगा इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस एक्सेलरेशन नहीं लिखूंगा, एक्सेलरेशन रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और टाइम रिलेटिव नहीं है, टाइम एक्चुअल में रिलेटिव है लेकिन आज पर टाइम सबके लिए सेम है, तो टाइम तो सभी के लिए टी हो जाएगा। ये बात नहीं समझ में आई क्या आप लोग को? हाँ। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में सब में क्या करना है कि किसको देख रहे हैं, किसकी नजर से देख रहे हैं। वैसे तो आमतौर पे हम ओरिजिन पे से देख करके आ रहे थे और हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सारी चीजें लिखते आ रहे थे और हमें अभी तक पता नहीं था, लेकिन अब समझ में आया कि जितना हम पीछे सॉल्व करते हुए आए हैं ना, वो भी किसी ना किसी पर्सपेक्टिव ना किसी नजरिए से उस मोशन को देखते हुए आए हैं, उस डिस्टेंस को देखते हुए आए हैं, उस डिस्प्लेसमेंट को देखते हुए आए हैं, उस वेलोसिटी को देखते हुए आए हैं, उस एक्सेलरेशन को देखते हुए आए हैं जो कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ था, रुका हुआ था। लेकिन यहाँ पे हम उसको और अच्छे से कर देंगे कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ग्राउंड से देख रहे हैं, हो सकता हो एक ही नजर से देख रहे हो। तो अब हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बी का किसकी नजर से, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, और इनिशियल वेलोसिटी बी की हो जाएगी ए के रिस्पेक्ट में, और एक्सेलरेशन बी का हो जाएगा ए के रिस्पेक्ट में। तो यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर था, लेकिन अब किसकी नजर से देखा जा रहा है, ए की नजर से। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, डिस्प्ले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और इस तरीके से तीसरी वाली इक्वेशन भी वही सेम चीज कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का स्क्वायर कर दो माइनस इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का स्क्वायर कर दो, 2 टाइम acceleration of b with respect to a into displacement of b with respect to a। वही सेम इक्वेशन रहेगी लेकिन किसी और की नजर में होगी। अभी तक हम करते आ रहे थे, एक पर्सन ओरिजिन पे खड़ा था उसकी नजर से देखते हुए आ रहे थे जिसको हम लिख नहीं रहे थे, लेकिन अब हम लिखेंगे, सिर्फ ओरिजिन वाले एक पर्सन की बात नहीं करेंगे, किसी और पर्सन की भी बात कर सकते हैं जो कि चल रहा हो, किसी और पर्सन की भी बात कर सकते हैं जो कि मूव कर रहा हो। नहीं समझ में आई क्या बात? नहीं समझ आई बात तो मैं बताओ फिर से नेक्स्ट क्लास में। हाँ अच्छा चलो, अब मैं फिर से ये वाला सवाल पूछता हूँ, जरा बताना कि अगर ये 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और यहाँ पर खड़े हैं रोहित तो नहीं खड़ा करते हैं, चलो जसवीर को खड़ा कर देते हैं, जसवीर खड़े हैं, जसवीर जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अब बताओ ये कार है या किसी पर बच्चे को बना देते, चलो हम ले लेते हैं किसको ले लें हम, कार्तिक को ले लेते हैं। चलो कार्तिक तो बॉडी लगा के फोटो लगाए भाई। तो कार्तिक को देख रहा है, कौन देख रहा है, जसवीर। तो वेलोसिटी ऑफ कार्तिक बताना है लेकिन जसवीर की नजर से, जसवीर के रिस्पेक्ट में बताना है। तो कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, पहले इसको लिखना बताओ। वीके माइनस वीजे, वीके कितना है, अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। फॉर्मूला वाला माइनस लिखो। वीजे कितना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव 4। सॉल्व कर लोगे तो कितना बन जाएगा ये? 7। लेकिन अगर मैं वीजे के कर दूं, अब जसवीर को देखा जा रहा है लेकिन कार्तिक के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है। वीजे माइनस वीके, वीजे वेलोसिटी कितना लूं मैं, पॉजिटिव की नेगेटिव? लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है? नेगेटिव होगा ना बेटा। जे की वेलोसिटी, जसवीर की वेलोसिटी नेगेटिव है लेफ्ट साइड में, तो -4 लिखोगे। बात समझ में आई तुमको? हाँ माइनस, हाँ। अब के की वेलोसिटी पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, -7। यानी कि अगर जसवीर को देखेगा, जसवीर को ऑब्जर्व करेगा कार्तिक, तो वो उसको 7 की स्पीड से दिखेगा। 7 की स्पीड से किधर जाते हुए दिखेगा, पॉजिटिव साइड में कि नेगेटिव साइड में, राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में। नेगेटिव ये बता रहा है कि कार्तिक को जसवीर दिखेगा 7 की स्पीड से, लेकिन किस साइड जाते हुए दिखेगा? सर नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड, लेफ्ट साइड जाते हुए। और वीकेजी बता रहा है कि भाई जसवीर देखेंगे कार्तिक को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जसवीर के चश्मे से, जसवीर के रिस्पेक्ट में, जसवीर के दृष्टिकोण से। तो कार्तिक दिखेंगे जसवीर को 7 की स्पीड से, लेकिन किस साइड जाते हुए, पॉजिटिव साइड की नेगेटिव साइड? पॉजिटिव साइड। साइन कन्वेंशन तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करो, अभी साइन कन्वेंशन मंडी इन ग्रेविटी में समझाया है, यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन क्लियर रखो। तो इस तरीके से आपने रिलेटिव मोशन को भी कंप्लीट। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कर रहा क्या होगा, अभी पढ़ा आपने। यहाँ पे जो आप वेलोसिटी ऑफ ये जो था
हाँ यहाँ पे पढ़ो, नीचे वाले एग्जांपल में देखो, तो ओ डैश वाले एग्जांपल में देखो, अच्छा या ओ डैश वाले एग्जांपल में देखो, कार उसके पास आ रही है कि उससे दूर जा रही है, ये वाले एग्जांपल में VCO डैश क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहलाएगा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहलाएगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देखो जो कार आ रही है वो O1 डैश के पास आ रही है कि O1 डैश से दूर जा रही है? तो ये VCO1 डैश है, वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहलाएगा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहलाएगा? अब यहाँ पे देखो ऊपर वाले केस में जो VCO है, कार उससे दूर जा रही है कि पास आ रही है? दूर जा रही है। VCO क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब VCO1 डैश यहाँ पे देखो, कार उससे दूर जा रही है कि पास आ रही है? दूर जा रही है सर, दूर जा रही है। अच्छा दूर जा रही है, quickly दूर जा रही है कि नॉट सो क्विकली दूर जा रही है? नॉट सो कंपेयर में नॉट सो। तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहलाएगा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहलाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। एक चीज हमारी बच गई है, रिवर मैन प्रॉब्लम इन 1D। नेक्स्ट क्लास में करके हम कुछ क्वेश्चंस करके ये 1D पार्ट, रेक्टिलिनियर मोशन पार्ट कंप्लीट, फिर हम शुरू कर देंगे आपका क्या, ये प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू कर देंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। Thank you. Bye.